आज के समय में अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं तो आपको अनप्रोडक्टिव के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर एक समय में कई चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने काम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी फाइनलाइज कर रहे हैं। और इसके बाद भी लोगों को आश्चर्य होता है जब वो दिमागी रूप से थक जाते हैं। आपके दिमागी रूप से थक जाने का कारण है कि आप लगातार एक साथ बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी टाइम का 40% सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते हुए एक मेंटल ब्लॉक का सामना करते हैं। इसे रोकने की ज़रूरत है। आपको एक समय में एक काम पर फोकस करना चाहिए। इससे आप थकेंगे नहीं और ये इस बात की भी गारंटी देगा कि आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। कामयाब होने के लिए लेज़र शार्प फोकस होना ज़रूरी है। वॉट इज़ फोकस एंड हाउ डज इट वर्क? फोकस एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस करना मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना ज़रूरी है। फोकस बनाए रखना सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोकस कर पाना एक ऐसी स्किल है जिसे आपको हर दिन सीखने और सुधारने की ज़रूरत है। आपके सिचुएशन, स्किल्स और माहौल का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। फोकस दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक अटेंशन और इंटेंशनल अटेंशन। ये याद रखना ज़रूरी है कि हालांकि ऑथर ने इस बुक में फोकस और अटेंशन दोनों शब्दों को अदल बदल कर इस्तेमाल किया है, लेकिन असल में इन शब्दों का मतलब एक ही है। ऑटोमेटिक अटेंशन थोड़े समय के लिए ही होती है। ये आमतौर पर 1 मिनट से भी कम समय तक रहती है। ऑटोमेटिक अटेंशन हमारे आसपास के खतरों को भांपने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह का फोकस अक्सर अचानक होने वाली चीज़ों की ओर जाता है, जैसे रोशनी का चमकना और अचानक किसी आवाज़ का होना। ऑटोमेटिक अटेंशन आपको पेट की परेशानी या सर दर्द होने पर भी अलर्ट करती है। इंटेंशनल अटेंशन तब होता है जब आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। इसका टाइम स्पैन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। सेटिंग गोल्स, वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बेटर फोकस एंड हाउ टू डू इट। आप सभी गोल सेट करने और इसके अलग अलग टाइप के बारे में अच्छे से जानते हैं। आपने ना जाने कितनी बार स्मार्ट गोल्स और इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में सुना है, लेकिन गोल सेट करने का बेहतर फोकस से जुड़े होने का एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ होना चाहते हैं। क्या आप अपने फोकस स्किल को बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपका कोई एम नहीं है, तो ये आपके स्किल को बर्बाद करना होगा। ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको इसका कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिलेगा। गोल सेट करना आपको साफ देखने में मदद करता है। इससे आपको ये समझने में आसानी होती है कि कौन सी चीज़ आपके ध्यान देने के लायक है और कौन सी नहीं। इससे आप चीज़ों को अहमियत दे पाते हैं और ये जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ आपको आगे चलकर फ़ायदा देगी। क्लियर गोल्स होने से आप मजबूत रहने के लिए मोटिवेट भी हो सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो आप आसानी से हार नहीं मानते। आप जितने कमिटेड रहेंगे उतना ही अच्छा है। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, आपके कामयाब होने के चांस भी उतने ज़्यादा होंगे। लेज़र शार्प फोकस के लिए गोल सेट करने के ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने खुद के लिए मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए। ज़्यादातर समय आपके गोल्स आपके खुद के नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपने वो गोल सेट किए हों जो आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने चुने हों। ऐसा लग सकता है कि आप उन गोल्स पर ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये गोल्स आपके लिए मीनिंगफुल बन जाए? आप उन्हें रीफ्रेम कीजिए। जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। हालांकि ये गोल आपने नहीं चुना है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बनने के गोल को फिर से रीफ्रेम किया जा सकता है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने क्योंकि डॉक्टरों का काम हमेशा आसानी से मिलता है। इससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आप बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। हो सकता है कि आप बड़े होकर पेंटर या आर्टिस्ट बन जाते। अगर आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं तो डॉक्टर बनने के गोल को रीफ्रेम कीजिए। आप इसे लोगों के लिए कुछ करने के मौके के रूप में देख सकते हैं। आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो हॉस्पिटल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बीमारों को लंबी जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर बनना आपको फाइनेंशियली सिक्योर बना सकता है। अब जब आपके पास एक स्टेडी इनकम है तो आप बाद में पेंटिंग या और किसी शौक को फॉलो कर सकते हैं। अभी नहीं तो बाद में ही सही, आपको अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, अपने गोल्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में तय कीजिए।
वो गोल्स जिसमें पॉजिटिविटी होती है, उसे पाने के चांस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने फ़ोन पर कितना समय बर्बाद करते हैं। ये कहकर गोल मत बनाइए कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय कहिए कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ़ोन का समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको ना कहने में मुश्किल होती है? ये मत कहिए कि आप लोगों की मदद करना या उन्हें हाँ कहना बंद कर देंगे। इसके बदले आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप उन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा अहमियत देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एम्बिशियस गोल सेट कीजिए। इंग्लिश में एक कहावत है, स्काई इज़ द लिमिट, जिसका मतलब है हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती। चैलेंजिंग गोल्स रखने से खुद को रोकिए मत। अगर आप इसे पा लेते हैं तो पक्के तौर पर आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, इससे आपकी सेल्फ एफिकेसी भी बढ़ेगी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपनी काबिलियत या कैपेबिलिटी पर विश्वास होना कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी आप किसी काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं, इसका फैसला करती है। अगर आप में सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा है तो आप अपने लिए चैलेंजिंग गोल्स बनाते रहेंगे। चैलेंजिंग गोल्स आपको काम करने के फ्लो में लाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जाने माने साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिकिन लेकर आए थे। फ्लो का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना। तब आपका फोकस लेजर शार्प रहता है और आप उस काम को करते हुए पॉजिटिव महसूस करते हैं। वहीं जब आप फ्लो में नहीं होते तब आप बोरियत और चिंतित महसूस करते हैं। चौथा, ये पक्का कीजिए कि आपके गोल्स स्मार्ट हैं। आपके गोल्स को स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली होना चाहिए। ये सिर्फ आपके गोल्स को क्लियर और पक्का नहीं बनाता है, बल्कि आपके फोकस को भी शार्प करता है। स्पेसिफिक, आपके पास अपने गोल से जुड़े कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन जैसे सवालों का जवाब होना चाहिए। जैसे आप अपने नॉवेल का 50% पूरा करना चाहते हैं। बेशक यहाँ कौन के जवाब में आप हैं जो इसे लिखेंगे। क्या के जवाब में नॉवेल है जिसे आप लिखेंगे, और आप इसे कहाँ लिखेंगे का जवाब है या तो घर पर या ऑफिस में। कब लिखेंगे का जवाब है हफ्ते के हर दिन। आखिर में आप नॉवेल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मेजरेबल, आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करेंगे? क्या आप एक दिन में कितने शब्द लिखेंगे या कितने घंटे आपने लिखते हुए बिताएंगे, इसके जरिए करेंगे। ये हमेशा पक्का कीजिए कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। यह आपको मोटिवेट करेगा और सेटिस्फाइड महसूस करवाएगा। अटेनेबल, खुद को आंकने के लिए समय निकालिए। क्या आपके पास अपना गोल पूरा करने के लिए स्किल, नॉलेज और एजुकेशन है? अगर आपका गोल पूरा करने में कोई रुकावट है तो क्या आप उस रुकावट को पार करने के लिए तैयार हैं? रियलिस्टिक, आपको अपने गोल को पाने का रास्ता जितना भी आसान और छोटा लगे उसे कम मत आंकिए। ज़्यादातर नए एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि जॉब और उनके साइड बिजनेस को एक साथ करना आसान होगा। उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये कितना थकाने वाला होने वाला है। इसलिए आपके गोल का आपके शरीर, मन और इमोशंस पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में सोच लें। फिर आपके गोल को पूरा करने के लिए एक रियल डेट तय करें। टाइमली यानी डेडलाइन बनाइए। डेडलाइन असल में आपको अपने गोल से जुड़े काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन डेडलाइन होने का एक नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। कुछ लोग लास्ट मिनट में किसी गोल पर काम करने का इंतजार करते रहते हैं। ये बेवजह के स्ट्रेस को पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि आपका किया हुआ काम एवरेज भी हो सकता है। इसलिए जब डेडलाइन की बात आती है तो सिस्टमैटिक अप्रोच रखना जरूरी है। अपने काम करने के तरीके को समझिए, फिर उसके हिसाब से एक टाइम फ्रेम तय कीजिए। ऐसा करने से डेडलाइन पास आने पर आप बेमतलब स्ट्रेस में नहीं होंगे। पांचवा, बड़े गोल से शुरू करें और फिर धीरे से आगे बढ़ें। आपका अंतिम गोल क्या है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको शक है कि आप इसे पा सकते हैं? क्या ये एक डरावना गोल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे एक कागज पर लिखिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, या आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। फिर अपने बड़े गोल के ठीक नीचे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन लिखिए। याद रखिए कि आपको स्मार्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उस कागज के निचले भाग में अपनी करंट प्रोग्रेस लिखिए। क्या आप अभी भी अपने राइटिंग गोल के 25% पर हैं? तो फिर अपने बड़े गोल और करंट प्रोग्रेस के बीच के स्टेप्स का हिसाब लगाइए। ये स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो आपको आप जहां हैं वहां से जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में मदद करें। इसमें छोटे गोल या माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं जो आपके बड़े गोल को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। इसमें टाइम फ्रेम या डेडलाइन डालना ना भूलें। Motivation to motivate or not to motivate, and why I believe getting motivated is overrated. गूगल पर मोटिवेशन वर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ इसके लाखों रिजल्ट होंगे। मोटिवेटेड रहने के आर्टिकल से लेकर उन वॉलपेपर्स तक जो आप लॉक स्क्रीन के रूप में सेट कर सकते हैं या आप अपने बिस्तर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ये खुद ब खुद मान लिया गया है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन भरोसेमंद चीज़ नहीं है और आप इसके बिना भी पक्के तौर पर सक्सेसफुल हो सकते हैं।
मोटिवेशन फीलिंग्स के बारे में है। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ये समरी सुनकर या पढ़कर आप मोटिवेट हुए, तो आप कहेंगे हाँ, ज़रूर। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं हुए तो क्या होगा? तब आप क्या कर सकते हैं? मोटिवेशन फीलिंग्स के बारे में है। ये कॉम्प्लेक्स होती है और हर दिन बदलती है। मोटिवेशन आती जाती रहती है। इसलिए मोटिवेशन को आपके सक्सेस के फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल है। लोग सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं तो आपको बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके काम ना कर पाने का कारण मोटिवेशन की कमी है? आप अपने काम पर फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो करने के लिए आप में एनर्जी नहीं है, आप में जोश नहीं है। आप काम तो करते हैं लेकिन उसे लेकर लगातार शिकायत भी करते रहते हैं। आप में मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए 2 सवाल हैं। सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि आपको जो काम पसंद है वो करने के बजाय आप ये काम क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, आप जो काम अभी कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए। अगर आप आलसी, बोर्ड, अनइंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं और अगर आपको रिजल्ट की परवाह नहीं है, तो हो सकता है आपको मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम हो। ये हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन लगातार नहीं बनी रहती है। हो सकता है कि शुरू में इस काम को लेकर आप इंटरेस्टेड हों, लेकिन बाद में ये आपको बोझ महसूस होने लगा हो। तो आप इस काम के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि मोटिवेशन काम कैसे करता है। साइकोलॉजिकल नज़रिए से मोटिवेशन इंट्रिंसिक यानी अंदर के या एक्सट्रिंसिक यानी बाहर के फैक्टर से आ सकती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन है जो इंसान के अंदर से आती है। ये लंबे समय तक रहती है और ये पावरफुल भी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी चीज़ को लेकर आपका पैशन होता है। ये आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है और आप इसे कभी नहीं छोड़ते। वहीं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहरी फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे आप अपने असाइनमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल रिवॉर्ड, सज़ा से बचना और तारीफ पाने की इच्छा हो सकते हैं। किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए आपके पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह की मोटिवेशन होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास इन फैक्टर्स का सही मिक्सचर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे अगर आपका इकलौता मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है? सिर्फ इस तरह का मोटिवेशन होना सही नहीं है। हाँ, पैसा, तारीफ और दूसरे इनाम पाना अच्छा लगता है, लेकिन ये खुश करने वाली फीलिंग कुछ समय के लिए ही होती है। इसकी गुंजाइश ज़्यादा है कि समय के साथ आपकी मोटिवेशन भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे किसी बुक के 2 चैप्टर पढ़ने के बाद खुद को चॉकलेट का इनाम देना काम कर सकता है, लेकिन ये चॉकलेट आपको अगले 10 चैप्टर पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस सिचुएशन में आप अपनी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इंट्रिंसिक ड्राइवर्स को ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑथर को ही ले लीजिए। जब जोएना यूनिवर्सिटी में थी तो वो अक्सर भूल जाती थीं कि वो ये पढ़ाई क्यों कर रही हैं। उनका पूरा फोकस असाइनमेंट और एग्ज़ाम पास करने में चला जाता था। जो भी कॉलेज गया है वो जानता है कि ये कितना थकाने वाला हो सकता है। भले ही आपके मार्क्स एवरेज या अच्छे हों, आप डीमोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। जब जोएना डीमोटिवेटेड महसूस करती थीं तो वो खुद को याद दिलाती थीं कि उन्होंने स्कूल जाना शुरू क्यों किया था। ये उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी कि वो डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करें। ये उन्हें टाल मटोल में समय बर्बाद ना करके पढ़ाई पूरी करने के लिए मोटिवेट करता था। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर सुनने में खोखला सा लगता है, लेकिन ऐसा कौन है जिसे तारीफ या रिवॉर्ड पाने की इच्छा नहीं होती? लेकिन जब एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स की बात आती है तो गहराई से सोचना अच्छा होता है। गहराई से सोचकर इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स का पता लगाएं। इस तरह आप अपने गोल्स को पा सकते हैं। योर माइंड, मैनेज योर माइंड फॉर अ लेजर शार्प फोकस। चिंता, घबराहट, एक्साइटमेंट या पहले से ही कुछ लेना जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको फोकस करने से रोकती हैं। क्या अगर जब 1 घंटे में एग्जाम होने वाला हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं? अगर लंच टाइम में आप किसी खास के साथ खाने के बारे में सोच रहे हों तो क्या आप प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे? इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपके दिमाग को ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इमोशंस का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके लंबे समय के लिए फोकस कर सकते हैं। इमोशंस आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। जब आप फेसबुक पर क्यूट एनिमल्स के वीडियो देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? शायद आप तुरंत खुश महसूस करते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये फीलिंग तुरंत आती है। ये उस फीलिंग की तरह नहीं है जो आपको अपना काम या प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आती है। इसलिए काम को कल पर टालने या ना टालमटोल करने की आदत की लत हो जाती है, क्योंकि आपको तुरंत मिलने वाले सेटिस्फैक्शन, खुशी या रिवॉर्ड से अच्छा महसूस होता है। तो आप इमोशंस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं?
चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपके इमोशंस ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ 5 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले, अपने ऑफिस का काम ऑफिस में और घर की परेशानी को घर पर ही छोड़ दें। दूसरे शब्दों में, किसी नेगेटिव इवेंट के बोझ को अपने ऊपर दिन भर हावी ना होने दें। किसी अच्छी घटना को लेकर आप खुश रह सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके खुश होने का जो कारण है वो आप घर या ऑफिस में ही छोड़ दें। इस तरह आपके मन में और कोई ख्याल नहीं चलेगा। जैसे ही आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये इमेजिन कीजिए कि आप उन इवेंट्स को उस दरवाजे के पीछे छोड़ रहे हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। दूसरा, अपने दिमाग को शांत और खाली रखिए। आपको अपने काम और घर को पूरी तरीके से अलग रखने की ज़रूरत है। इस तरह आप एक जगह के इमोशनल इवेंट्स को दूसरी जगह नहीं ले जाते। जोआना अपने दिमाग को शांत करने के लिए वॉक करके फ्रेश महसूस करती है। आप कुछ पढ़ भी सकते हैं या म्यूज़िक सुन सकते हैं। तीसरा है नींद। ज़रूरत के हिसाब से सोकर अपनी थकान मिटाइए। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद में ही इफ़ेक्टिव लर्निंग और मेमोरी फॉर्मेशन भी होती है। आज के समय में कम सोने को अच्छा बताया जाने लगा है। अगर आप अच्छी तरह से आराम नहीं कर रहे हैं तो ये आपके मेहनती होने की निशानी मानी जाती है। इससे सावधान हो जाइए। आपको इस तरह सोचना बंद करने की ज़रूरत है। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा बनाती है और ये आपके इमोशंस को हैंडल करने की एबिलिटी को भी कम करती है। नींद की कमी से आप अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देते हैं। आपके दिमाग को जब आराम की ज़रूरत हो उसे आराम दीजिए। 15 से 20 मिनट की पावर नैप आपको रिचार्ज कर सकती है। चौथा, हल्के से और आराम से काम कीजिए। चौथे स्टेप में रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका असर आपके लिए अच्छा हो सकता है। हर एक चीज़ को आपके इमोशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप लगभग हर बात पर आसानी से परेशान या नाराज़ हो जाते हैं। ये एक साइन है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आप छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सी जगह और एनर्जी ले सकता है। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है उसे खुद से दूर कर दीजिए। हाँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना रिलैक्सिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी पैदा कर सकता है। आप खुद अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से नहीं रोक पाएंगे और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये आपका बहुत टाइम बर्बाद करता है। पांचवा, अपना काम करने के लिए बैठने से पहले एक इमोशनल डंप कीजिए। इसका मतलब है अपनी उन फीलिंग्स को बाहर निकालना जो आपके अंदर भरी हुई हैं। इसमें आपको एडवाइस या सपोर्ट नहीं मांगना है, इसमें सिर्फ आपकी फीलिंग्स को बाहर निकालना है। अगर आप इसे किसी दोस्त के सामने निकालना चाहते हैं तो उन्हें आपके ऐसा करने का कारण बताएं। उन्हें बताएं कि आप सलाह नहीं मांग रहे हैं, आप उनके कमेंट्स नहीं सुनना चाहते, आप बस चाहते हैं कि कोई आपको सुने। अगर ये तरीका अनकंफर्टेबल है तो आप अपने थॉट्स को एक जर्नल में लिख सकते हैं। जर्नल लिखना एक ऐसा इफेक्टिव तरीका है जिसमें आपको आपकी फीलिंग्स की भड़ास निकालने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप जो असल में महसूस कर रहे हैं उसे दबाइए मत, उसमें काट छांट मत कीजिए, उसे वैसे का वैसा लिखिए। ऐसा करना आपको आखिर में हल्का महसूस करा सकता है। अगर आपका मन हमेशा भटकता रहता है तो आप फोकस करने के लिए ये 3 चीज़ कर सकते हैं। पहले अपने मन को डीक्लटर कीजिए, यानी वहाँ से बेकार की चीज़ें हटाइए। इमेजिन कीजिए कि एक बिल्कुल बिखरे हुए ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये आपको प्रोडक्टिव नहीं होने देगा और यही आपके दिमाग के लिए भी कहा जा सकता है। आपको इसे साफ करना होगा। इसके बाद हमेशा अपने आसपास एक स्टिकी नोट या नोटबुक रखिए। आप अक्सर कोई काम करते हुए इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और आइडियाज़ आते रहते हैं। दूसरा, एक सिस्टम बनाए रखिए। अगली बार जब आपका मन भटकने लगे तो नोटबुक की मदद लीजिए और जो आपके दिमाग में चल रहा था उसे तुरंत लिख लीजिए। इस तरह आप एक क्लियर बाउंड्री बना पाएंगे। आपने पहले ही ये आइडिया लिख लिया है तो आप इसे नहीं भूलेंगे। जब आपके पास उस आइडिया पर काम करने के लिए खाली समय हो तो आप वो कर सकते हैं। तीसरा, इसे आइडेंटिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर जाने दीजिए। इस बात को समझिए कि आपका ध्यान भटक रहा है। खुद से कहिए, मैं फिर से उस ख्याल से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। फिर कहिए, लेकिन मुझे इस काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक फिजिकल या सेंसरी एक्शन कीजिए ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड होने की हालत से फोकस्ड होने की हालत में आ जाएं। जैसे कुछ लोग अपनी कलाई पर हल्के से पिंच करते हैं। ऑथर जोआना अपनी नाक छूती हैं, ये उनके लिए फोकस करने का साइन है। आपके दिमाग को इसके ज़रिए फिर से फोकस करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता जाएगा।